तो पाचन तंत्र में पिछले वीडियो में हमने देखा मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में पाया जाता है लार ग्रंथि, जीभ और दांत। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दांत के बारे में। जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत मनुष्य में जो है अस्थाई दांत जो होता है वो 32 होता है। वो अस्थाई दांत जो बच्चों में होता है जिसको दूध का दांत कहा जाता है वो 20 होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम का संकेत होता है Ca। तो सबसे अधिक मात्रा में दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। याद रखना है, सिंबल होता है संकेत Ca। दांत के निर्माण में 85% योगदान जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 तो दांत के निर्माण में हम लोगों का दांत जो निर्माण होता है सबसे अधिक मात्रा में जो योगदान रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। मानव दांत में 2 परत होता है। बाहरी परत को कहता है इनामेल और जबकि आंतरिक परत को कहा जाता है डेंटाइन। तो मानव दांत के 2 परत होते हैं। बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इनामेल, जबकि आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है यही आपका इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का जो भाग होता है इनामेल, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल जो होता है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत हार्ड होता है, इसलिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जो टूट जाते हैं। दोबारा टूटने के बाद जो जब दांत जन्म लेता है वो अस्थाई दांत कहलाता है। इसको अस्थाई दांत कहते हैं। वो अस्थाई दांत की संख्या पूछे तो 20 बोलना है। अब देखते हैं कि मानव के दांत के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन टाइप होते हैं। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव के दांत क्या होते हैं? 4 प्रकार के। पहला का नाम है इंसाइजर, दूसरा का नाम है केनाइन, तीसरा का नाम है प्रीमोलर, चौथा का नाम है मोलर। तो इंसाइजर जिसको हम लोग कृंतक हिंदी में कहते हैं, इसका काम है काटने का कार्य। आगे जो दांत रहता है, आगे वाला दांत, तो आगे वाले से हम लोग सेब को क्या करते हैं? काटते हैं। तो आगे वाले दांत को ही कहते हैं इंसाइजर, कृंतक, काटने का कार्य। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इंसाइजर दांत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर होता है केनाइन। केनाइन क्या करता है? चीरने या फाड़ने का कार्य है, इसका वर्क है। केनाइन क्या होता है? चीरने या फाड़ने का वर्क करते हैं। जैसे हम लोग केतारी को चीरते फाड़ते हैं साइड से, तो साइड वाला दांत यहाँ से केतारी को हम लोग गन्ना को फाड़ते चीरते हैं तो उसको केनाइन कहते हैं, चीरने या फाड़ने का कार्य। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर होता है प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर कहता है अग्र चवर्णक, सीधे चवर्णक मतलब चबाना, तो आगे चबाने का कार्य करेगा। और इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मोलर इसको कहते हैं चवर्णक, ये भी क्या, इसका भी काम क्या करता है? चबाना, आटा चक्की की तरह भोजन को पीसना। इसकी संख्या कितनी होती है? 12। तो चारों दांत की संख्या को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 20 12 32 थी। यानी कुल अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 32 दांत होते हैं। तो दांत के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं मुख गुहा का दूसरा भाग होता है मुख गुहा। आनल का पहला भाग मुख गुहा देखे। अब दूसरा भाग हम लोग चलते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली हम लोग जो भोजन खाते हैं मुख में खाते हैं, मुख से भोजन ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है। तो ये जो ग्रास नली है जिससे भोजन अमाशय तक पहुंचता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं ग्रास नली। तो यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ता है। यह मुख गुहा को कहाँ जोड़ता है? अमाशय से। मुख गुहा को मतलब मुंह वाला भोजन को सीधा अमाशय तक पहुंचाता है। कौन है? तो ग्रास नली है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। जैसे बताए थे कि भोजन का पचना मुख से आरंभ होता है, तो ग्रास नली में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती, सिर्फ इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है, यानी भोजन को ढकेलती है। कहाँ तक पहुंचाता है? तो अमाशय तक पहुंचाता है। तो इसमें ग्रास नली देख लिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा भाग होता है आहार नाल का अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। अमाशय को पेट भी दूसरे भाषा में बोलते हैं। अमाशय के बारे में हम लोग देखते हैं। यह थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैला जैसा होता है।
अमाशय जो होता है एक किस्सा होता है थैला, यहाँ पे हम लोग चित्र देखते हैं, तो अमाशय जो है एक थैला जैसा होता है। तो थैली नुमा संरचना होती है जो भोजन को संग्रहित करती है तथा पचाती भी है। तो भोजन को, यानी अमाशय में जब भोजन पहुंचता है, ग्रास नली के द्वारा अमाशय में भोजन पहुंचता है, तो इसमें भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। यह भोजन को पचाता भी है, साथ साथ इसके अंदर भोजन को, कठोर भोजन को सरल भोजन में भी तोड़ता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इसमें मथ उठ दिया जाता है। तो यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। तो अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन कितने देर तक रखती है? लगभग 4 घंटे तक रखती है। तो अमाशय के कुछ भाग होते हैं, हम लोग देखते हैं। अमाशय को 3 भाग में बांट दिया गया है। तो सबसे ऊपर लगा भाग को कहते हैं कार्डियक, बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिक, और निचले वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। यानी अमाशय को हम लोग 3 हिस्से में बांट दिए हैं। तो 3 हिस्सा में सबसे ऊपरी हिस्सा को कहते हैं कार्डियक, सबसे ऊपर हिस्सा को क्या बोलते हैं? कार्डियक। बीच वाले हिस्सा कहते हैं फंडिक, सबसे निचल का, अमाशय के सबसे निचल का हिस्सा कहते हैं पाइलोरिक। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सबसे ऊपर वाले अमाशय के सबसे ऊपरी हिस्से को जो कार्डियक कहते हैं, तो इसी से HCl अम्ल स्रावित होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में निकलती है, यह पावरफुल एसिड है। तो कार्डियक जो HCl अम्ल निकलती है, स्रावित होती है, यह भोजन को क्या करती है? अम्लीय बना देती है। यानी कह सकते हैं जो भोजन मुख से अमाशय में जाती है, तो HCl अम्ल उसको एमिनो एसिड में बदल देती है, अम्लीय बना देती है। तो HCl अम्ल, कभी कभी अधिक मात्रा में HCl अम्ल निकलती है तो पेट में गैस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए हमको कोई क्षारीय चीज खाना चाहिए, तो जिससे गैस की क्या कर सकते हैं कि हम लोग गैस से राहत पा सकते हैं। कार्डियक से ही HCl अम्ल स्रावित होता है। याद रखना है कि अमाशय के किस भाग से HCl अम्ल स्रावित होता है? तो कार्डियक से। उसके बाद बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिक, बीच वाले भाग को फंडिक कहते हैं। और फंडिक में एक होता है जाली जैसा संरचना होता है, कांटा जैसा, जिसको रूजी कहते हैं। यह रूजी काम क्या है? भोजन को पकड़ के रखना। जब भूख लगता है तो यही रूजी जलन पैदा करता है। तो अब पहला ऊपरी वाला भाग देखिए कार्डियक, दूसरा देखिए फंडिक, और सबसे निचल का भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। तो बीच वाले भाग को फंडिक कर दिए, सबसे ऊपर वाले कार्डियक, तो सबसे निचल का भाग को कहते हैं अमाशय के पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। पाइलोरिक, इसी पाइलोरिक में सबसे निचल का, अमाशय का सबसे निचल के भाग को कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में ही क्या, कौन सा ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलती है। तो जठर रस, इससे कौन कौन जठर रस निकलता है? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो यदि पूछ दे जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, तो बोल सकते हैं अमाशय से। अमाशय के किस भाग से? तो जठर ग्रंथि से, या बोलेंगे पाइलोरिक भाग से। पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि है, तो उसी से जठर रस निकलता है। तो जठर रस में जो 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, पहला का नाम है पेप्सिन, दूसरा का नाम है रेनिन। तो जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का क्या काम है? यह प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो पेप्सिन का वर्क है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना, या बोल सकते हैं प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और दूसरा एंजाइम होता है, इससे निकलता है रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को फाड़ता है, या बोल सकते हैं दूध को पचाता है। रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम, यह दूध को क्या करता है? फाड़ता है। जो हम लोग दूध पीते हैं या बच्चे लोग दूध पीते हैं, तो दूध को फाड़ता है, यानी दूध को पचाता है। तो हम लोग देख लिए आज किस